नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है वो है बिहार स्पेशल का, और आज बिहार स्पेशल में चलेगा मौर्य काल, यानी कि 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा इस तरीके से आपको पढ़ाने की और इस तरीके से समझाने की कि इसकी हर एक एक चीज जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए। और इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो चलेगा वो चलेगा मौर्य काल में बिहार, यानी 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व का जो समय है यही है मौर्य काल का। आइए जानते हैं क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु यानी कि विष्णुगुप्त और चाणक्य, विष्णुगुप्त अर्थात या कहें चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक यानी कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में की। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। इसके समय में मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला था। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप पढ़ तो जरूर लीजिए, मैं पढ़ भी दिया, आप सुन भी लिए, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। तो इसको याद रखने का क्या है इसका तरीका, इसको मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये प्री है। प्री में जो है सच बचाओ तो 70% जो है आपको रटना पड़ेगा और 30% समझना पड़ेगा। और मेंस में जस्ट इसका उल्टा है, 70% आपको समझना पड़ेगा और 30% रटना पड़ेगा। इस बात को याद ध्यान रखिएगा। प्री उसी बंदे या बंदी का होगा जिसको रटने की पावर है, प्लस में समझने की थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, लेकिन रटने की सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। इसलिए कोशिश कीजिए। लेकिन मैं हद तक, जब मेरी क्लास चलेगी, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, आप किसी न किसी रूप से हमसे जुड़े हो, तो मैं कोशिश करूंगा इस तरीके से पढ़ा दूं ना कि रटने की जरूरत नहीं पड़े, बस बार बार रिकॉल करने की जरूरत पड़ जाए, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो यहां पर आपको यह बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो गुरु उसके थे यानी विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य जो था, उसकी सहायता से ही, चाणक्य की सहायता से ही नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद हुआ था, ध्यान रखिएगा, घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसको हराकर, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में कर देता। कभी कभी आयोग का दिमाग फिट हो जाए तो बता दे कि मौर्य काल की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना पड़ जाएगा 322 ईस्वी पूर्व। आता है तो सही है, नहीं आता तो गए काम से। तो 322 ईस्वी पूर्व। अब मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की नींव डाल दी थी। और सबसे खासियत थी कि मौर्य साम्राज्य का फैलाव कहां तक था, तो ये याद रखिएगा, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अब इसमें यहां ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त एक शूद्र जाति का था। यह ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त जो था एक शूद्र जाति का था। बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय था। अगर पुराणों के अनुसार देखते हैं तो चंद्रगुप्त को बताता शूद्र है, और अगर बौद्ध साहित्य से देखते हैं तो यह बताता क्षत्रिय है। तो आपको सोचना नहीं और समझना कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ध्यान रखना कि पुराण जो है वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, और बौद्ध जो है वो बताता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्षत्रिय था। और इसमें क्या बहस था उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है और सोचना भी नहीं है, बस ध्यान रखना है। अब मुद्राक्षस के समालोचक धनुराज के अनुसार मुड़ा जो नंदों की एक रानी थी, नंद की जो एक रानी थी जिसका नाम था मुड़ा, संभवतः चंद्रगुप्त की मां या दादी थी। यह बताता कि संभवतः जो है मुड़ा जो थी वो चंद्रगुप्त की या तो मां होगी या फिर दादी होगी। कौन थी ये कंफर्म नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आगे राजतरंगिणी के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता शकुनी थे। अब तो ध्यान रहेगा, राजतरंगिणी के अनुसार चंद्रगुप्त के जो पिता थे वो शकुनी थे। अधिकांश इतिहासकार उसे मौर्य कुल, ध्यान रखिएगा, मौर्य कुल के क्षत्रिय मानते हैं। जितने भी इतिहासकार हुए उसे वो सारे के सारे मौर्य कुल के क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता जो थे वो थे मौर्य नगर के प्रमुख थे, इसलिए उन्हें मौर्य काल के क्षत्रिय मानते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य यानी 322 ईस्वी से 295 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का था। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु के बाद, 323 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर की मृत्यु होती है उसके बाद सेल्यूकस अपना उत्तराधिकारी बना, सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बन जाता है।
सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईस्वी पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया यानी कि हेरात, उसके बाद अराकोशिया कंधार, उसके बाद जोंड्रिसिया पेरोपेनिसिडाई यानी कि काबुल का भूभाग को अधिकृत करके विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर देता। कहने का मतलब यह कि जब 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु होती है तो उसका ही सेनापति यानी कि सेल्यूकस निकेटर जो उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। उसके बाद सिकंदर के द्वारा जो जीता हुआ भूभाग भारत में था उसको प्राप्त करने के लिए सेल्यूकस जो है 305 ईस्वी में पुनः भारत पर चढ़ाई करता है और चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देता है। उसके बाद चंद्रगुप्त से युद्ध होता है और इस युद्ध में जो होता है सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है और इससे हारने के बाद में एरिया यानी कि हेरात, कांधार और काबुल का भूभाग जो है वो विशाल भारतीय साम्राज्य की में शामिल हो जाता है। अब आगे सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलन के विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसके बाद जैसे ही आता, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि जब भी कोई शासक कमजोर पड़ने लगता था या जब भी कोई शासक जो है उस राज्य को, उस नगर को अगर हासिल नहीं करना चाहता था तो उसको क्या करता था, विवाह संबंध में परिवर्तित कर देता था, जिससे क्या उस क्षेत्र को हासिल आसानी से कर लिया जाए या फिर अगर उससे दुश्मनी है तो दोस्ताना का संबंध स्थापित कर लिया जाए। सेम यहां पर भी होता। सेल्यूकस अब अपनी जो पुत्री है हेलन की विवाह जो है चंद्रगुप्त से कर देता है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन जो है एपियानस, ध्यान रखिएगा, एपियानस जो भी सर्किल में किया हुआ है, जो भी गोल करके किया हुआ, वो सब चीज को एकदम दिमाग में रखिएगा ध्यान। तो एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस युद्ध का वर्णन एपियानस में किया गया और सेल्यूकस ने मेगास्थनीस को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। यह सेल्यूकस ही था जिसने मेगास्थनीस को जो है राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त कर दिया था। अब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। जब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण जो सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, जो यूनानी उसको पकड़े हुए थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, उस पर कब्जा किए हुए थे, तो पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जो है वहां से मुक्त करा लिया। तो भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में चंद्रगुप्त का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में भारतीय समाज की नगरीय संरचना का विवरण करता। कहने का मतलब ये तो सबको याद है कि इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, सबको 99% है, लेकिन अगर जैसे ही आयोग से ये पूछ देगा ना आपसे कि इसमें जो है किसका विवरण मिलता है, भारतीय समाज, यूनानी समाज, ब्रिटिश साम्राज्य या फिर विश्व समाज, तो बस वहां पे जाकर आप फंस जाइएगा, पक्का फंस जाइएगा। तो भारतीय समाज में नगरीय संरचना, उसमें भी ध्यान रखिएगा नगरीय संरचना की है। अब मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज जो था वो भारतीय समाज की, उस समय में भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित किया था। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंडोकोटस के रूप में की थी। सर विलियम जोन्स ने थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंडोकोटस के रूप में किया था। एरियन और प्लूटार्क, ध्यान रखिएगा, एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। चंद्रगुप्त के काल में हिंदू कुश पर्वत यानी भारत के वैज्ञानिक सीमा थी। हिंदू कुश पर्वत जो थे भारत के वैज्ञानिक सीमा थी। इसे यूनानियों लेखक ने इंडियन काकेशस भी कहते थे, ध्यान रखिएगा, इंडियन काकेशस भी कहते थे। अब थोड़ा सा यहां पे एक नजर देख लेते हैं। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित जातियां 7 भागों में बटा हुआ था। यह बताता किस किस में, तो ब्राह्मण तथा दार्शनिक एक वर्ग था, कृषक दूसरा वर्ग था, ग्वाले और अखेटक ये तीसरा वर्ग थे। ग्वाले मतलब वो लोग जो लोग दूध का सेवन करते थे या दूध इधर से उधर बेचा करते थे, दूध निकाला करते थे। ग्वालक और अखेटक जो होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना परवरिश करता था। उसके बाद थे व्यापारी और श्रमजीवी, कारीगर और शिल्पी, ये तो समझ में आ रहा। चौथा वर्ग था, 5वां वर्ग था योद्धा अथवा सैनिक, जो युद्ध करता था और सैनिक।
छठा जो था निरीक्षक तथा गुप्तचर, मतलब क्या सब चीज का निरीक्षण करना, किस तरीके से चल रहा, किस तरीके का व्यवस्था ठीक जा रहा या नहीं जा रहा। और गुप्तचर वो लोग होते थे जो गुप्त सूचना राजा को प्रदान करते थे कि कहां पे क्या होने वाला, क्या कल के किसी भी तरीके का गुप्त सूचना। और नेक्स्ट जो है मंत्री एवं परामर्शदाता सभासद, और नास्ट सातवां जो थे मंत्री और परामर्शदाता सभा में विभक्त था। ये जो था इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जो है उस समय के समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य नाम से राज व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, कौटिल्य नाम से राज व्यवस्था और प्रशासन पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। कितनी बार ऐसी हो जाती है कि आप ध्यान रखिएगा, अगर न्यू स्टूडेंट्स है तो ध्यान रखिएगा कि कितनी बार यह पूछता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक से, सामाजिक से, सांस्कृतिक से, मतलब किसी भी तरीके का 4 ऑप्शन दे दे तो आप 100% मार्क आएगा अर्थव्यवस्था, क्योंकि लिखा हुआ। तो ध्यान रखिएगा ये राजनीति से संबंधित है, एकदम दिमाग के अंदर डाल लीजिए, राजनीति से संबंधित है और हमेशा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जाके क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत जो है इसको शामिल कर लिया था। साथ में गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में जो है वो पुष्पगुप्त वैश्य और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसे सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। कहने का मतलब कि गिरनार अभिलेख के अनुसार ही इस प्रदेश में जो थे पुष्पगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्पगुप्त वैश्य था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। दक्षिण में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो था उत्तर कर्नाटक तक विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, बिंद और कश्मीर के भूभाग तक सम्मिलित थे। मतलब क्या इतने सारे क्षेत्र पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य स्थापित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक विस्तृत था। थोड़ा सा यह भाग जरूर याद रखिएगा कि काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, कभी कभी पूछ देता क्या इनमें से कौन से क्षेत्र तक जो है चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था, तो जिसमें नहीं था वो सही रहेगा तो ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको याद रहेगा किस किस में था तो जिसमें नहीं था वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला चला गया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन मुनि जो भद्रबाहु के साथ में, ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला चला गया और 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग कर देता है, जिसे जैन ग्रंथ में संलेखना कहा जाता है। संलेखना का मतलब वो होता है अपना शरीर त्याग करने के लिए भूखे प्यासे बैठे रहना और अंत में शरीर से आत्मा खुद से निकल जाना और मृत्यु के सैया पे सो जाना, इसे संलेखा कहा जाता है। अंत में क्या होता है कि भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला चला जाता, कर्नाटक में है, और वहीं पे जाके अंतिम त्याग कर देता। उसके बाद यहां तक अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, चंद्रगुप्त मर जाता है। उसके बाद बिंदुसार आता है 298 ईस्वी से 272 ईस्वी पूर्व में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार, जो उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में भद्रसार, ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेटस यानी कि अमित्र घात कहा है, यूनानी लेखक। तो तीनों चीज इंपोर्टेंट से ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार, ये भी इंपोर्टेंट से, जो उत्तराधिकारी बना। दूसरा, वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार है और जैन साहित्य में बिंदुसार का नाम सिंहसेन है, और यूनानी लेखक जो भी थे वो इनका नाम जो है अमित्रोचेटस कहा गया, यानी कि अमित्र घात कहा गया। जैन ग्रंथों के अनुसार अगर देखें तो बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। अगर जैन ग्रंथ में अनुसार से देखें तो बिंदुसार की माता दुर्धरा थी और थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। वो जो था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जबकि दिव्यदान के अनुसार आजीवक समाज संप्रदाय का अनुयायी था।
कहने का मतलब दिव्यदान के अनुसार जो है आजीवक संप्रदाय का यह अनुयायी था। बिंदुसार को प्राप्त उपाधि जो था वो क्या था, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेटस कहते थे, ध्यान रखिएगा। संस्कृत ग्रंथ इसे अमित्र घात कहता था। वायु पुराण में मद्रसार था। जैन ग्रंथ में सिंहसेन था। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, बार बार पढ़िएगा, खुद याद हो जाएगा। क्या पता आयोग का दिमाग कब फिट जाए, कौन सा उठा के। वायु पुराण में बिंदुसार की क्या नाम था, अब आपका अगर पता है तो मद्रसार मारिए, नहीं पता है तो गलत मार के चलाइए। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा यानी कि एंटियोकस और डायमाइकस नामक राजदूत भेजा था। कहने का मतलब बिंदुसार के ही दरबार में सीरिया के जो राजा एंटियोकस और डायमाइकस नामक राजदूत भेजा था। ये सब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मैंने उसे सर्किल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा बताना फर्ज है क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मिस्र के राजा टेलेमी द्वितीय ने द्वितीय के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राजसभा में आया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया था। प्रशासन के क्षेत्र में प्रांतों के उपराज के रूप में कुमार नियुक्त किए गए। दिव्यवदान के अनुसार अशोक जो था अवंती का उपराजा था। दिव्यवदान के अनुसार यह बताता कि अशोक जो था वो अवंती का उपराजा था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में दो विद्रोह हुए। बिंदुसार के ही समय में तक्षशिला प्रांत में दो विद्रोह होता है, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। मतलब क्या, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में दो विद्रोह था, पहली बार में अशोक को और दूसरी बार में सुसीम को भेजा जाता है। अब बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान जो था वो था खल्लाटक था। बिंदुसार ने 26 वर्षों तक राज किया और अंततः 272 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और इसके मृत्यु होने के पश्चात ही अशोक जो है अब मौर्य वंश का ये राजा बनता है। अब अशोक से स्टार्ट होता है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है कि भाई अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, संघर्ष शुरू हो जाता है। और लगभग 4 वर्ष यानी 272 से लेकर 269 ईस्वी तक ये चलता सिलसिला, लड़ाई होती रहती है, क्योंकि बिंदुसार मरने के बाद कौन राजा होगा इसका कोई उत्तराधिकारी पता ही नहीं चल रहा था। और अंततः अशोक 269 ईस्वी पूर्व सम्राट बना और मौर्य वंश का महानतम सम्राट सिद्ध होता है। उसके बाद जो है 4 साल के बाद 269 ईस्वी पूर्व में अशोक जो है सम्राट बनता और मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक बनके उभरता है। अशोक के राजा बनने पर बिंदुसार के एक मंत्री यानी कि राधा गुप्त की सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि इसका उत्तराधिकार जो था, संघर्ष का कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब इसका उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष हुआ था उसका कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं दिखता है कि लड़ाई हुई थी, न जाने कितनी मौत हुई थी या किस तरीके का था, कुछ तरीके का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है। अशोक के 6ठे स्तंभ लेख में, जब अशोक के आप 6ठे स्तंभ लेख पढ़िएगा तो वहां स्पष्ट होता है कि इसने अपने धर्म लेख राज्याभिषेक के 12 वर्ष पश्चात उत्कीर्ण करवाना शुरू कर दिए थे। अपने धर्मलेख में जो है राज्याभिषेक 12 वर्ष पहले से ही उत्कीर्ण करवाना अशोक ने शुरू कर दिया था। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया। कहने का मतलब अशोक का जो महान पुण्य कार्य था, अशोक ने जो महान और पवित्र काम किया था और स्वर्ग की प्राप्ति के उपदेश जो है बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया था। अशोक ने दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों विदेशों में भेजा। अपने दूसरे और 13वें अभिलेख, ध्यान रखिएगा, दूसरे और 13वें अभिलेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां राजदूत भेजे गए थे। दूसरे और 13वें अभिलेख में उन राजदूत का नाम लिखा गया जिनको उन देशों के नाम पर लिखवाया गया जिन्हें राजदूत थे। अशोक का अभिलेख तक्षशिला एवं लघमान, ध्यान रखिएगा, तक्षशिला एवं लघमान यानी काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरामाइक और ग्रीक में उत्तीर्ण है। अरामाइक और ग्रीक भाषा में इस पे लिखा हुआ है। अशोक के रामपुरवा अभिलेख यानी बिहार राज्य के चंपारण जिले में, ध्यान रखिएगा, रामपुरवा अभिलेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। अशोक का अभिलेख रामपुरवा बिहार के चंपारण में है, जबकि प्रयाग स्तंभ कौशांबी में स्थित है।
और प्रयाग स्तंभ जो है वो कहां है, तो कौशांबी में स्थित है। बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में रखवाया गया। उसके बाद में जो है मुगल सम्राट जब अकबर बनता है तो इसको जो है वो किले में रखवा दिया जाता है। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अशोक ने समस्त शिलालेख, लघु शिला, स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया है। जितनी भी इसकी लिपि जो है, अशोक के जितने भी समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ है, लघु लेख है, सब ब्राह्मी लिपि में है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक ब्राह्मी लिपि में। अब अशोक के प्रमुख बृहद शिलालेख क्या थे? धौला स्थल जो था यह जिला पुरी में था, राज्य उड़ीसा में था और लिपि ब्राह्मी में थी। सहवाजगढ़ी ये खरोष्टी लिपि में थी। मानसेहरा ये खरोष्टी लिपि में थी। कलसी ये जो थी ब्राह्मी लिपि में थी। जागढ़ ब्राह्मी लिपि में थी। सोपाड़ा ये भी ब्राह्मी लिपि में थी। सोपाड़ा ब्राह्मी लिपि में था। एडीगुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी लिपि में था। गिरनार जो कि जूनागढ़ गुजरात में था, यह भी ब्राह्मी लिपि में। ज्यादा के ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन कुछ अभिलेख को अगर छोड़ दें, जैसे कि सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक टोटल जो है अशोक के 40 लेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। जेम्स प्रिसेप, ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जो है जेम्स प्रिसेप ने नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की, जबकि सर्वप्रथम 1750 में स्टीफेन थेलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगा दिया था। 1750 में स्टीफेन थेलर दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगा दिया था। अशोक गुहा एवं स्तंभ लेख ये क्या, इसको समझिए। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफा के दीवार पर अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। मतलब क्या, दक्षिण बिहार के जो गया का जिला है उसमें 3 गुफाओं की दीवार पर आसंकिक लेख लिखा हुआ है और इनकी भाषा जो है वो है प्राकृतिक भाषा में लिखी हुई है तथा इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मणी है। भाषा प्राकृतिक है और लिपि ब्राह्मणी है। केवल 2 अभिलेख यानी कि सहनाजवाजगढ़ी और मानसेहरा ब्राह्मी लिपि ना होकर खरुष्टी लिपि है और यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है और जनरली सारी लिपि जो होती है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अब है तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख और कंधार के पास में शेरकुना नामक स्थानीय यूनानी अरमाइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। यानी कि तक्षशिला से जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है वो भगन अभिलेख तथा कंधार के पास में शेरकुना नामक स्थान पर यूनानी और अरमाइक द्विभाषीय अभिलेख यहां पे प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो है टोटल 7 है। 6 भिन्न भिन्न स्थानों पे पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं और इन स्थानों में नाम है दिल्ली टोपड़ा। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था और यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक के 7 अभिलेख जो है वो उत्कीर्ण है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली टोपड़ा पे अशोक के 7 अभिलेख जो है वो उस पे लिखा गया। दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह के द्वारा जो है ये दिल्ली ला दिया गया। पहले मेरठ में था और फिरोज शाह के द्वारा जो है इसको दिल्ली में ला दिया गया। लोरिया एरेराज या फिर लोरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण, ध्यान रखिएगा चंपारण जिले में है। अब अशोक की प्रावर्तिक मौर्य सम्राट, मगध सम्राट के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के उपरांत अगले 5 दशक यानी 50 साल तक निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। जैन बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परिस्पर विचार पाया जाता।
इसमें यह था कि पुराणों में अशोक के बाद 1 से 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्यवदान के अनुसार 6 शासकों की अशोक के बाद शासन किया है। पहला जो है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। नगरीय प्रशासन में प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का परीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों के आलेख, तृतीय समिति जनगणना, चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, पांचवी व्यवस्था विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण, छठी व्यवस्था बिक्री कर व्यवस्था। ये सारों के सारे नगर प्रशासन थी, जिसकी समिति और इसके विशेष क्या थे वो इसमें बताने की कोशिश किया गया। अशोक की मृत्यु के बाद ही मौर्य साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी भाग में बंट गया। अशोक मरता है, मौर्य साम्राज्य जो है पश्चिम और पूर्वी भाग में बंट जाता। पश्चिमी भाग में कुणाल शासन करता था, पश्चिमी भाग में जो है वो कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग में संप्रति शासन करता था। 170 ईस्वी पूर्व तक पश्चिमी भाग में बैक्टीरिया यूनान का पूर्ण अधिकार हो गया था और पूर्वी भाग में दशरथ का राज्य था। 170 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी भाग में जो थी बैक्टीरिया यूनान का पूर्ण अधिकार हो गया था और पूर्वी भाग में दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था वैद्यरथ। ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट वैद्यरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र ने कर दी और वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अब आते हैं मौर्य प्रशासन पे। कैसा था मौर्य प्रशासन? भारत में सर्वप्रथम मौर्य शासन काल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। भारत में जो सबसे पहले मौर्य शासन काल में राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ विकेंद्रीयकरण था, परंतु राजा जो था वो निरंकुश नहीं होता था। मौर्य कला यानी कि मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज सप्ताह का सिद्धांत 7 अंगों में निर्दिष्ट किया है। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। कहने का मतलब कौटिल्य ने राज सप्तांग का सिद्धांत के 7 अंग निर्दिष्ट किए। 7 अंग: राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। केंद्रीय प्रशासन यानी कि अर्थव्यवस्था के शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता है। केंद्रीय प्रशासन अर्थव्यवस्था के शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता है और इनकी संख्या जो है वो है 18। अधिकतर स्थानों पर इसमें महात्मा की संज्ञा दी गई। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ महामंत्री और पुरोहित थे। सबसे इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तीर्थ थे वो महामंत्री और पुरोहित थे। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना इसमें शामिल था। नेक्स्ट जो है वो है सैन्य प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतरपाल कहलाता था। ध्यान रखिएगा, सैन्य प्रबंधन जो होता था उसका सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको अंतरपाल कहते थे और यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी, 800 रथ सुसज्जित थी। मेगास्थनीज के अनुसार यह बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना होती थी 6 लाख तो पैदल चलती थी, 50,000 जो होती थी घोड़े से चलते थे, 9,000 हाथी थी, 800 रथ पे चलता था एक साथ। प्रांतीय प्रशासन क्या था इसको समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संचालन का सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिसे चक्र कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन रूप से सुचारू बनाने के लिए 4 प्रांतों में बांट दिया था, जिसको हम कहते थे चक्र। इन प्रांतों में शासन सम्राट के प्रतिनिधित्व द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में इन प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी और सम्राट अशोक के काल आते आते इन प्रांतों की संख्या 5 में बट गई थी। प्रांतों यानी कि चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार नामक उत्तराधिकारी द्वारा होता था।
कुमार मात्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे और शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग और तत्पश्चात प्रांत आहार में विभक्त था। अब ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई थी। ग्राम प्रशासन की एक निम्न इकाई थी। 100 ग्रामों के समूह को संगहन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जहां पे 100 ग्रामों का एक समूह होता था उसको संगहन कहा जाता था। आहार विस्पतय के अधीन होता था। जिला प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। जिला प्रशासनिक अधिकारी जो था वो स्थानिक था। गोप जो होते थे 10 गांव के व्यवस्था करता था। गोप जो था वो 10 गांव का व्यवस्था करता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन का नगरीय प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। अब नगरीय प्रशासन नगर के अनुसार बनाए रखने के लिए तथा अपराधों को नियंत्रण रखने हेतु व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था, जिससे नगर को जो है सो पूरी अपराध से मुक्त रखा जा सके। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में तीन प्रकार के अधिकारी होते थे। एक तो होते थे एग्नोमोई, दूसरा होते थे एंटीनोमोई। जो एग्नोमोई होते थे जिलाधिकारी, एंटीनोमोई जो होते थे नगर आयुक्त और तथा सैन्य अधिकारी होते थे। यही थी हमारी मौर्य साम्राज्य। मैंने कोशिश किया बेहतरीन तरीके से आपको बता देने की, लेकिन दोस्तों एक बात यहां पे मैं बता दूं, ये हिस्ट्री नहीं है जो कि और डिटेल हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, जो और अंदर तक जाके पढ़ाएंगे। आप घबराइए नहीं, हिस्ट्री भी आएगा, मौर्य साम्राज्य का इतिहास भी हमें पढ़ना है। लेकिन अभी जो क्लास चल रही है ये बिहार स्पेशल की चल रही है, जिसमें इतना ही सफिशियंट है। अगर इतना ही आप अगर कर लिए तो आप बिलीव कीजिए अंदर पूरी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, क्योंकि हमने अपने तरीके से पूरी एनर्जी झोंक दिया। अब आप अपने तरीके से कैसे लेते हो ये तो आपके ऊपर है। और हाँ, कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का परिणाम आपका कमेंट्स होता है। आप पढ़ते हो, देखते हो, चले जाते हो, तो प्लीज़ कमेंट दीजिए, क्योंकि कमेंट देने से हमारा विश्वास, आत्मविश्वास और काम करने की ताकत जो होती है ना और ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब इसके पूरे का सार देख लेते हैं। जो भी अभी पूरे इतना दिन तक पिछले 30 मिनट से पढ़े हैं, इसकी सार एक बार एक एक चीज सब पे नजर डाल लेते हैं। क्या है? विशाख दत्त यानी कि मुद्राक्षस ने मौर्य का बिशल कहा जाता है। मौर्य को बिशल कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और मेगास्थनीज द्वारा इंडिका ग्रंथ मौर्य के शासन व्यवस्था को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। शासन व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, शासन व्यवस्था को। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर शरीर त्याग देता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अभिलेखकों में अशोक की देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी को संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। मास्की अभिलेख में सर्वप्रथम अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, जिसे अतिरिक्त गुर्जरा, नेतूर मध्य प्रदेश और उड़ेलगुलम कर्नाटक के अभिलेख भी अशोक को अशोक के नाम से संबोधित किया गया। कलहन के राजतरंगिणी के अनुसार अगर देखते हैं तो कश्मीर में विस्तारित नदियों के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। कलहन के राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के विस्तार वादी नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की जो है मतलब वर्णन करता है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली एवं लिपि के रूप में ब्राह्मणी को अपनाया था। अशोक जो था राष्ट्रीय भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी था, ध्यान रखिएगा। अभिलेखों द्वारा प्रजा के संदेश देने के प्रेरक अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खगोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपियों में मिलता है। अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी में भी मिलता है, खरोष्ठी में भी मिलता है, ग्रीक में भी मिलता है और अरमाइक लिपि में भी मिलता है। मौर्य काल में काशी, बंग, पुड्रु, कलिंग, मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल यानी कि कारकासपन या फिर पन चांदी का सुवर्ण, सोने का भाषक और कांकनी तांबे का सिक्का प्रचलित था। मौर्य में कारकसपन या फिर कह सकते पन चंद्र पर
एक नेक्स्ट जो है वो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो था वो था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट बना वो था बृहद्रथ, जो 187 ईस्वी पूर्व बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर देता और शुंग वंश की स्थापना कर देता। पाटलिपुत्र में दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी से प्रतिमा मौर्य काल के उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। पटना के पाटलिपुत्र के दीदारगंज से, पटना के कुम्हरार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को जो है वो रज्जुक कहा जाता और मौर्य काल के सम्हार्त राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। सम्हार्ता जो थे वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है मौर्य काल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने आपको बता दिया और समाप्त कर दिया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि अब मौर्य काल के हर चीज आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हाँ, जाते जाते एक बात तो जरूर बोलूंगा, प्लीज कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स में ही हमारी मेहनत छुपी होती है और उस मेहनत का परिणाम भी होता छुपा हुआ, ताकि नेक्स्ट टाइम और बेहतरीन तरीके से ला सकें। और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। कमेंट सिर्फ हमारी अच्छाई हमारी बुराई भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी जरूरत भी बताइए। कमेंट्स का मतलब ये नहीं कि हाँ सुजीत भैया आप बहुत बढ़िया बहुत ग्रेट हो, ये नहीं चाहिए मुझे। आपको सिर्फ ये बताना कैसा लगा वीडियो, क्या कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, और क्या चाहिए, किस तरीके से हम परिवर्तन इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप हमें सजेशन दीजिए, मुझे बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है पूरी तरीके से। यहां पे कुछ नहीं होगा, आपकी आवाज, आपकी लिखी हुई बात पे ही हम चलते हैं। आपको बिलीव नहीं होता, आप लिखते नहीं हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? तब तो फिर मुझे जो आता मैं लिख करते चलता हूं। आपको बताने का फर्ज है और आपका धर्म भी है, तभी तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा हम थोड़ा आप। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।